अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल बच्चों की जो वेकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए बच्चों का अब दिल नहीं होता रोज़ रोज़ नाश्ता करने का या एक ही चीज़ रोज़ाना खाने का, क्योंकि रोज़ाना तो पराठे ही बनते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार हम लाज़मी बाहर का करते हैं। तो जब वो रोज़ नाश्ता करते हैं तो उनका दिल नहीं होता कि हम रोज़ पराठा खाएं, और मैं रोज़ बाहर से मंगवाती नहीं हूँ। तो इसीलिए आज कुछ डिफरेंट हम ट्राई कर रहे थे, और सब सिंपल हमने आज अंडा और ब्रेड ही बनाया है, लेकिन उसको हमने डिफरेंट तरीके से बनाया है। सबसे पहले तो प्याज को बारीक चॉप किया था और टमाटर भी साथ बारीक चॉप कर लिए थे। हरी मिर्चें और हरा धनिया इनको भी चॉप करके इकट्ठे मिक्स कर लिया था, और उसमें 4 अंडे शामिल किए थे। स्पाइसेस में उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और हल्दी शामिल करके हमने उसे तवे पे अच्छे से फैला दिया था, और उसके ऊपर ही हमने जो स्लाइस थे उसको रख के हल्का सा प्रेस कर दिया था। प्रेस करने से जो हमारा अंडा है वो अच्छे से ब्रेड के साथ चिपक जाएगा और ये अच्छा सा ही टेस्ट देगा। मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, और थोड़ा सा ही ऑयल हमने लगाना है, ज़्यादा ऑयल हमने इसमें शामिल नहीं करना। इससे जो हमारी ब्रेड है, हमारा जो स्लाइस है वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने एक साइड पे ही अंडा लगाया है। तवे पे मैंने डाल के उसके ऊपर मैंने ब्रेड रख दी थी और हल्का सा उसको प्रेस कर लिया था। इससे जो हमारा अंडा है अंदर तक जज़्ब हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा, अगर आप मीडियम फ्लेम रखेंगे तो। हल्का सा प्रेस करते हुए हमने ऊपर थोड़ा सा ही ऑयल लगाया, उसकी साइड चेंज कर देनी है, इससे दोनों साइड से पक जाएगा। और जब ये अपना हल्का सा गोल्डन कलर ले आएगा, हम इसे तवे से उतार लेंगे। आप चाहो तो आप दोनों साइड पे भी एग लगा सकते हो, इससे जो टोस्ट है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसीलिए मैंने एक साइड पे ही लगाया है। इससे भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। तो आज का जो हमारा नाश्ता था बहुत ही सिंपल और लाइट सा था, और हमने आज कोई पराठा वगैरह नहीं खाया था। ब्रेड एग ही हमने खा लिया था, और उसको हमने डिफरेंट तरीके से बनाया था, जो मेरे बच्चों को और मुझे खुद भी बहुत ही पसंद आया था और मज़े का भी लगा था। नाश्ते की प्लेट सजा के मैंने एक साइड पर रख दी थी, और उसके बाद जो भी बर्तन गंदे हो गए थे, जो भी चीज़ें मैंने बिखेरी थी उनको मैंने साफ़ किया था, बर्तन को मैंने वॉश किया था, किचन की शेल्फ साफ़ की, और उसके बाद ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठी थी। किचन से फ़ारिग होने के बाद जब मैं कमरे में गई थी तो मेरी बेटी मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी कि आप आएँ तो हम दोनों मिलके नाश्ता करते हैं। तो फिर हम दोनों ने पहले मिलके नाश्ता किया था, और उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था। तो मैंने सालन चढ़ाना था चूल्हे पर। आज हमने पकाने थे मसर, तो उसमें मैंने सारा कुछ मसाले जो हम डालते हैं वो डाल के उसको प्रेशर लगा दिया था, और उसके बाद मैंने अपना जो दूसरा काम है वो करना था। सबसे पहले तो मैंने एक छोटा कप जो है चावलों का वो लिया था, और उन चावलों को अच्छे से धो लिया था, और फिर उन्हें 2 कप पानी डाल के भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। चावलों को मैंने भीगने देना था, और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि अज़ान हो चुकी थी ज़ोहर की, तो नमाज़ पढ़नी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुछ कटिंग करनी थी, कुछ पैच वगैरह काटने थे, तो वो मैं करने लग गई थी, और इसमें तकरीबन मेरा 1 डेढ़ घंटा जो था वो चला गया था इस काम को, क्योंकि करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी मुझे डिज़ाइन सोचना था, तो मैं वही सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया कर चुकी थी, और उसके बाद ही मैंने कटिंग स्टार्ट की थी। अभी तो मैंने सिर्फ कटिंग जो है टिकन पे ही की थी, बुकरम ही मैंने काटा था। अभी मैंने कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं की थी। मैंने अभी काफ़ी कपड़े जो हैं स्टिच कर लिए हैं, लेकिन मेरा एक जो ड्रेस है जो मैं रमज़ान से पहले का ही लेकर आई थी, अभी तक मैंने उसको काट के स्टिच करने की ज़हमत की ही नहीं है। वो मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा है, और वो स्टिच हो भी नहीं रहा, क्योंकि जब भी मैं उसका कोई इरादा बनाती हूँ स्टिच करने के लिए, तो मुझे कोई ना कोई दूसरा काम याद आ जाता है, या मुझे दूसरा काम करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मेरा जो ड्रेस है वहीं पे ही रह जाता है। अभी मैंने सिर्फ इसका टिकन ही काटा था, और उसके बाद मैं आ गई थी फिर किचन में, और मसरों का जो मैंने तड़का लगाना था वो बनाया था, मसरों को तड़का लगाना था।
साथ ही मैंने दोपहर के लिए जो रोटियां थी वो बनानी शुरू की थी, और क्योंकि जिन्होंने सुबह का नाश्ता किया था दोपहर को उन्होंने खाना खाना था। और वैसे भी एक बार अगर किचन में चले जाएं तो जब तक किचन साफ़ ना हो जाए किचन से निकला नहीं जाता। किसी को पानी, किसी को चाय, ये चीज़ चाहिए ही होती है। ख़ास करके जब बच्चे घर पे होते हैं कोई भी काम ख़त्म नहीं होता जल्दी। जितना आप मर्ज़ी कोशिश कर लें काम कुछ ना कुछ निकलता आता है और आप किचन से जल्दी निकल नहीं सकते। गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चों ने अपनी जो फ़रमाइशें हैं वो करनी होती हैं। कभी उन्होंने कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है। और अक्सर तो आजकल जो मेरी छोटी बेटी है उसको चाय का बहुत ही ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है, और जब भी उसको दिल करता है चाय का तो वो बहाना बना देती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो मुझे चाय पीनी है। जब से बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हुए हैं मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि इनकी मैं टाइम टेबल जो रूटीन है वो सेट करूँ, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और मोबाइल और टीवी वगैरह यूज़ करने के लिए। लेकिन बच्चे सोने उठने का टाइम ही एक रिदम के साथ नहीं चलाने देते, जिसकी वजह से कोई भी जो नई चीज़ या कुछ नया जो करना चाह रहे हैं वो हो ही नहीं पाता, कोई टाइम टेबल सेट हो ही नहीं रहा। मेरी कोशिश है आजकल ये कि मैं बच्चों को जो बुक्स वगैरह हैं वो पढ़ने की आदत डालूँ, क्योंकि बच्चों को इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। कुछ मैंने स्टोरीज़ बुक्स तो थी वो इनको मैंने पढ़ा दी हुई हैं, इनको मैंने मंगवा के दी थी, लेकिन जब तक उन्होंने वो पूरी स्टोरीज़ ख़त्म नहीं कर ली तब तक उनका शौक़ बरकरार था। अब उसके बाद जो मैंने दूसरी बुक्स मंगवाई हैं इस्लामी, लेकिन उसमें बच्चों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हर वक्त या तो वो मोबाइल यूज़ करेंगे या फिर टीवी देख लेंगे, ना कोई वो एक्टिविटी ऐसी करते हैं कि बच्चे एक्टिव रहें या कुछ नया सीखें। उनको ज़्यादातर आजकल के बच्चों को तकरीबन ज़्यादातर मोबाइल या टीवी का ही शौक़ रहता है। ये बुक्स रीडिंग या कोई भी जो खेल वगैरह है, कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बच्चों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, कोई रुझान नहीं है इस तरफ। कहते हैं जो चीज़ें माँ-बाप करते हैं बच्चे भी उनका देखी-देखी लाज़मी वो करते हैं। लेकिन मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ लेकिन मेरे बच्चों को शौक़ नहीं आता कि वो बुक्स पढ़ें। उन्हें बस यही होता है कि हमें मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो या हमें टीवी दे दो। इन चीज़ों से वो ज़्यादा खुश होते हैं, बुक्स की तरफ उनका कोई भी शौक़ नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने कहा था कि इनकी छुट्टियों में मैं मैनेज करूँगी ताकि ये बुक्स भी पढ़ें और टीवी, मोबाइल ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकें, खेल भी लें। लेकिन बच्चों के उठने और सोने की जो रूटीन है वो ही सेट नहीं होने देते बच्चे, जिसकी वजह से कोई भी जो टाइम टेबल है वो एक शेड्यूल के साथ नहीं चल रहा। इस वक्त तो यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि असर हमने पढ़ ली थी और उसके बाद मैं किचन में ही थी और ये मैं अदरक छील रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने काट के, छील के, धो के अच्छे से हम फ्रीज़ कर देंगे छोटे-छोटे पीसेस में कट करके। तो जब चाहिए होगा, जितना भी हमें अदरक चाहिए होगा, हम छोटा-सा टुकड़ा उठा लेंगे और उसको कूट लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। ईद के लिए अगर आप सेव करना चाहो तो आप इसको थोड़ा-सा ऑयल डाल के ग्राइंड करें तो और फ्रीज़ कर दें तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, इसका कोई टेस्ट नहीं बदलता। मैं यहाँ शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और जो मेरी बड़ी बेटी है उसने चाय बना ली थी, साथ में शामी कबाब जो थे वो फ्राई कर लिए थे मेरे असर की नमाज़ पढ़ते हुए। तो फिर मैंने साथ में वो खा लिया था और चाय पी ली थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक जो आपका काम है वो आसान हो जाता है और जो बच्चों का दिल होता है वो खुद बना लेते हैं, मुझे ज़्यादा तंग नहीं करते। जो मेरी छोटी बेटी है हत्ता कि उसको बस ये है चूल्हा जलाना नहीं आता या वो किसी से जलवा लेती है, तो फिर उसके बाद वो अपने लिए चाय तक बना लेती है। बच्चे जो भी काम अपने शौक़ अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अगर हम उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, उन पे ज़िम्मेदारी डाल देते हैं तो वो कभी भी उसको पूरा नहीं करते। ये बच्चों की एक नेचर है कि जब वो अपनी खुशी से कोई चीज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें ये कहते हैं कि आपने ये करना है तो वो कभी भी उसके लिए रेडी नहीं होते और वो काम सही से करते भी नहीं हैं। जिन चावलों को मैंने यहाँ पे भिगो के रखा था उनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगोना था, लेकिन अब ये काफ़ी देर तक जो थे भीगे हुए थे और इनको मैंने अच्छे से मसल के जो इनका असर है सारा मैंने पानी में डाल लिया था। 1 कप हमने जो पानी का है वो लिया था और हमने इसको एक शैम्पू की बोतल में डाल दिया था। जो भी एक्स्ट्रा आपके पास बोतल हो उसमें आप ये चावलों का जो पानी है उसे शामिल कर दें। आधी बोतल जो थी हमने वो पानी लिया है चावलों का और उसमें आधा ही हमने शैम्पू जो है वो ऐड किया है।
अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और फिर आप इसे अपने वॉशरूम में रख लें। जब भी आपने सर धोना है तो इसी शैम्पू से आपने धोना है और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको अपने बालों पे लगा रहने देंगे। इससे आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी ग्रोथ होगी, बढ़ेंगे और टूटेंगे नहीं, मजबूत भी होंगे। बाकी का जो पानी हमारे पास बच गया है इसको हमने ऐसे ही ढाँप के रख देना है कम से कम 2 दिन के लिए। और ये पानी अपनी स्मेल छोड़ देगा, इसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी, तो फिर आपने इससे ही बालों को वॉश करना है। बालों में आपने हल्का हल्का इसको डालते जाना है। नीचे कोई आप मग रख लें, कुछ भी रख लें, और जो पानी नीचे गिरता जाएगा मग में वही आप दोबारा सर पे डाल लेंगे और अपने बालों पे अच्छे से इसको फैला लेंगे, जिससे आपके बाल जड़ से भी मजबूत होंगे और आपके बालों को एक अच्छा फूड भी मिलेगा। जो चावल हमारे बच गए थे उन चावलों को हमने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है और उसको हमने ट्रे पे फैला के रख दिया है और ये सूख जाएगा। तो फिर हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे और हमारे पास चावलों का आटा या चावलों का जो पाउडर है वो आ जाएगा। हमारे जो चावलों का आटा है वो रेडी होगा और जो हमारे चावल हैं ऐसे वो ज़ाया भी नहीं होंगे। हमारे पास चावलों का आटा भी आ जाएगा और हमने एक टोनर भी बना लिया है। तो आप इसको लाजमी अपने बालों पे ट्राई करें, इससे बाल हेल्दी भी होते हैं और लंबे भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। कोरियन सीक्रेट है ये। कोरियन जो लोग हैं अक्सर अपने बालों पे ये ही यूज़ करते हैं और आप नेट पे भी सर्च करेंगे आपको इसके बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। जो पानी आपने चावलों का रखा है वो कम से कम 2 दिन के लिए लाजमी रखें, इससे आपके बालों पे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। आपके बालों को लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। शैम्पू आप जब भी करें बालों में तो उसमें थोड़ा सा पानी लाजमी मिक्स किया करें और उसके बाद बालों पे अप्लाई करें। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये आपके बालों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो शैम्पू की बोतल में मैं अक्सर ही पानी डाल के रख लेती हूँ और ज़्यादातर मैं चावलों का पानी ही इसमें शामिल करती हूँ। इससे जो हमारे बाल हैं वो चावलों का असर ले लेते हैं और हमें मज़ीद ज़्यादा रेमेडीज़ बालों के लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन का भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपके बाल हाइड्रेटेड रहेंगे और डैमेज होने से बचेंगे। बिल्कुल छोटी सी टिप है, आप इसको अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ला सकते हैं तो आप अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। मेरी छोटी सी इजी सी रेसिपी और ये टिप्स बालों की अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी ही किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।